संस्कृत व्याकरण का ये पहला क्लास है। इसमें हम लोग प्रत्याहार समझेंगे। शायद कई लोग इसमें प्रत्याहार का पहली बार नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि प्रत्याहार जो होता है वो संस्कृत का सबसे शुरुआत होता है, सबसे बेसिक होता है प्रत्याहार। क्योंकि प्रत्याहार में आपको मतलब प्रत्याहार का प्रयोग संस्कृत के हर सूत्र में किया गया है। इसलिए यदि आप संस्कृत को समझना चाहते हैं तो आपको प्रत्याहार ज़रूर आना चाहिए। पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण लिखा हुआ है उसमें वो जहाँ जहाँ कुछ शब्द समूहों का प्रयोग करना चाहे हैं उसमें उन्होंने प्रत्याहार का प्रयोग कर दिया है, प्रत्याहार बनाकर उसका प्रयोग कर दिया है। तो आपको प्रत्याहार समझना बहुत ज़रूरी है, यह बेसिक है। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी सूत्र को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, जैसे कि मैं कहूँ आपको कि इक का यण हो जाता है अच परे रहते, तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। लेकिन बेसिकली ये संस्कृत के संधि का एक सूत्र है, यण संधि होता है उसका ये सूत्र है। तो इसी तरह आपको संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार हर जगह मिलेंगे। इसमें 3 प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है, 3 शब्दों का प्रत्याहार, 3 इसमें प्रत्याहार बनाए गए हैं, उसके बाद यह सूत्र बनाया गया है। तो इसी तरह संस्कृत में प्रत्याहार का प्रयोग हर सूत्र में किया गया है, और इसीलिए आप जब संस्कृत का बुक देखते हैं तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रत्याहार है यह बेसिक है, इसे समझ जाइएगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इक, मैंने कहा आपको कि इक का यण हो जाता है, यण हो जाता है अच परे रहते, अच परे रहते। इसमें ये 3 जो है ये प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार बनाया गया है और उसके लिए ये सूत्र होता है, सूत्र के हिसाब से यह प्रत्याहार बनाया गया। तो ये सब आगे आप लोग पढ़िएगा। अभी आप एक बार पढ़ लीजिए कि प्रत्याहार कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। तो प्रत्याहार क्या है ये लगभग आपने समझ चुका होंगे कि प्रत्याहार क्या है। कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। कुछ वर्ण समूहों को 2 वर्णों में संक्षिप्त करना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि कुछ शब्द समूहों को, कुछ वर्ण समूहों को हम क्या कहते हैं, उसे 2 वर्णों में जब हम क्या कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। इस प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम प्रत्याहार सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये जो प्रत्याहार का सूत्र है, ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रत्याहार का सूत्र शंकर जी ने दिया था, इसलिए इसे माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये प्रत्याहार सूत्र जो 14 प्रत्याहार सूत्र आपको दिख रहा है वह एक ही लाइन से, मतलब इसी लाइन में, इसी सीरीज में याद किया जाता है, लिखा जाता है या बोला जाता है। ये सेम ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप इधर उधर इसको याद कर लेते हैं या इधर उधर लिख देते हैं तो ये प्रत्याहार सूत्र गलत हो जाएगा। इसको याद भी आपको लाइन से ही करना है, ये ऐसे लाइन से ही इसको याद करना है। ठीक है। और लिखना भी लाइन से है। अगर इसको इधर उधर आप लिख देंगे, ये यहाँ पे 1 लिख दें, इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर का ये वाला लिख दें, तो फिर गलत हो जाएगा। आप जो प्रत्याहार बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। तो आपको याद इसी क्रम में होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद प्रत्याहार बनाना एकदम आसान है। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं, आप लाइन बाई लाइन याद कर लेंगे कि अ ई उ ऋ री ल री क ए ओ अंग ए औ च ह य व र ट लड़ य म अंग ड़ न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड़ द स ख प च ट थ च ट त व कपय स स र हल। तो ऐसे आप लाइन बाय लाइन याद कर लेते हैं एकदम इसी सीरीज में, तो ये आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तब आप ऐसे प्रत्याहार आराम से बना लेंगे। तब आप जब संस्कृत व्याकरण खोलेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया आपको कि एक सूत्र बताया जिसमें हमने 3 प्रत्याहार का प्रयोग किया था। 3 प्रत्याहार बनाए थे हमने, एक था इक और एक था यण और दूसरा था अच। ठीक है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए क्या होता है कि प्रत्याहार आपको ऐसे दे देगा, कहेगा कि इक जो है एक प्रत्याहार है, इसके वर्ण लिखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहला वर्ण देखते हैं कहाँ है, ई है ना पहला वर्ण इसमें, तो हम देखेंगे कि ई कहाँ है हमारा, ई जो है कहाँ है इसमें, हम लाइन से देखेंगे तो देख रहे हैं हम ई यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे ये हाफ जो क है, ये क कहाँ है, तो क हम देख रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने वर्ण हैं वो इस प्रत्याहार में होंगे। बस हम क्या करेंगे, हलंत वाले वर्ण को छोड़ देंगे। जो हलंत वाला वर्ण है उसे इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे इक में, तो ई आ जाएगा, उसके बाद ऊ आ जाएगा,
उसके बाद ये अड़ नहीं आएगा क्योंकि यह हलंत है, तो हलंत वाला है इसलिए यह नहीं आएगा। उसके बाद री आ जाएगा, उसके बाद लरी आ जाएगा, ठीक। क नहीं आएगा क्योंकि क हलंत है, अंतिम वर्ण नहीं लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 4 वर्ण इस प्रत्याहार में हैं, ठीक है। उसी तरह यण हो गया, यण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे य कहाँ है, लाइन से हम ढूंढते चलेंगे। नहीं है यहाँ पे, और य इधर नहीं है, यहाँ पे य हमको मिल रहा है, ये रहा य, ठीक है। तो य और उसके बाद देखना ये अड़, उसके बाद क्या है अड़ा, तो अड़ा देखेंगे कहाँ है, और तो अड़ा हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितने वर्ण हैं हमको लिखना है। यह शुरुआत वाला वर्ण जरूर लिखना है, शुरुआत वाला यह है तो हम लिखेंगे य। उसके बाद लिखना है हमको व, इसमें क्या है व है, उसके बाद र है, उसके बाद फिर क्या है ल है, तो ये ल हो गया। और अंतिम वर्ण हलंत वाला नहीं लिखना है, तो 4 वर्ण इसमें हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हमको देखना है अच, हमने अच बोला था ना, अब अच देखना है। तो अच के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें अ ढूंढना होगा, अ कहाँ है, तो हम देख रहे हैं शुरुआत में ही है। अब देखना है हमको च कहाँ है, हलंत वाला च, तो च हम देख रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने वर्ण हैं सब अच प्रत्याहार में आ जाएंगे, बस हलंत वाले वर्ण को छोड़कर। यानी हमको किसको छोड़ना है, अड़ा को छोड़ देना होगा, क को छोड़ देना होगा, अंगा को छोड़ देना होगा, च को छोड़ देना होगा। यानी जितने हलंत वाले हैं उन्हें छोड़ देना है, बाकी वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अच में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ओ आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा, लरी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। ये सब चूँकि ए यहाँ ये पहले लिख दीजिए, ए उसके बाद ओ, ठीक। क्योंकि हमने क्या किया, इसमें हलन छोड़ दिया है, देखिए अ ई ऊ अड़ा छोड़ दिए हैं, अ ई ऊ लिखे हैं, अड़ा छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद री लरी क नहीं लिखे हैं, री लरी लिखे हैं, क नहीं लिखे हैं, क्योंकि क हमको नहीं लिखना है, हलंत वाले वर्ण नहीं लिखने हैं हमको, ठीक है। उसके बाद अ ओ लिखे हैं, आधा अंक नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद ए ओ लिखे हैं, च नहीं लिखे हैं, तो ये वर्ण आपके अच प्रत्याहार में आएंगे। तो इसी तरह आप हर चैप्टर में प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है, संधि में प्रयोग किया गया है, समास में प्रयोग किया गया है, प्रत्यय में प्रयोग किया गया, सूत्र बनाने के लिए हर जगह संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आपको प्रत्याहार समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये माहेश्वर सूत्र याद कर जाने हैं, प्रत्याहार सूत्र याद कर जाने। इसी तरह अगर मैं कुछ आपको दो बनाने के लिए प्रत्याहार, जैसे कि आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, देखिए एग्ज़ाम में प्रत्याहार से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन कहूँ कि आप हमें बताइए कि एट प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हमें पहले देखना है ए कहाँ है, ठीक है ना। तो ए देख रहे हैं हम कहाँ है, यहाँ पे ए है, ठीक है। उसके बाद देखना है आधा टो कहाँ है, तो आधा टो कहाँ है, यहाँ पे। तो इन सभी के बीच में जितने वर्ण हैं बस हलंत वाले को छोड़कर सभी इस प्रत्याहार के में आ जाएंगे। जैसे कि क्या आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, ए आएगा, उसके बाद ओ आएगा, और उसके बाद च छोड़ देंगे क्योंकि हलंत वाला है। उसके बाद ह आएगा, य आएगा, र वो आएगा, और उसके बाद र आएगा। ट नहीं आएगा क्योंकि ट क्या है, हलंत वाला है। तो इतने वर्ण क्या होंगे, इस प्रत्याहार में आएंगे, ठीक है। तो आपको बस लाइन से याद कर लेना है। आप देख ही रहे हैं कि हमको लाइन से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये लाइन से ही सूत्र होते हैं, ये माहेश्वर सूत्र लाइन से ही लिखे जाते हैं, लाइन से भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। आपने देखा कि मैंने जब एट प्रत्याहार बनाया तो मैंने लाइन से लिखा है, यहाँ से लेकर लाइन से जितने वर्ण हैं मैंने लाइन से सभी वर्णों को लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें इतने वर्ण, इस प्रत्याहार में इतने वर्ण आएंगे। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि आप एक प्रत्याहार बनाएं जिसमें आप जिस प्रत्याहार हो गया आपका, हमने दिया आपको कल, आप क्या करें, कल में बताएं कितने वर्ण हैं, ठीक है। कल कहीं आपको प्रत्याहार किसी सूत्र में मिल गया कि कल है, ठीक है। तो कल प्रत्याहार है, जैसे कि कल प्रत्याहार से संबंधित बता दिया गया कि कल प्रत्याहार का ये वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो कल प्रत्याहार अगर कहीं दे दिया आपको तो आप क्या करेंगे, कल में आप समझ जाएंगे कि कल कहाँ है, इसका मतलब कितने वर्ण हो गए। कल में जितने प्रत्याहार आएंगे, जितने वर्ण आएंगे सब हो जाएंगे। तो कल में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए क हमको ढूंढना है, क कहाँ है,
इधर नहीं है, ये रहा क, ठीक है। तो यहाँ क हो गया। अब हमको क्या ढूंढना है, आधा लौ कहाँ है, तो लौ हम देख रहे हैं इधर है। ध्यान रखिएगा जो प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार पीछे नहीं जाता है, पीछे जाकर हम सूत्र नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। हम जब जाएंगे तब आगे की तरफ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क हो गया। अब इसके आगे देखेंगे, ये नहीं कि इसके पीछे देखें, इसके हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो लौ कहाँ है, यहाँ है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो उसके बीच में कितने वर्ण हैं, क है, प है, स है, तलाबे स, मूर्धनी स है, उसके बाद ह है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क, प, तलाबे स, मूर्धनी स और उसके बाद ह। ये 5 वर्ण है, ठीक है। तो जब भी आपसे अगर किसी सूत्र में कह रहा है कि कल प्रत्यय है, कल वर्ण रहेंगे, तो ये हो जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी वर्ण रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि आपको मैंने यण संधि का एक बताया फार्मूला, सूत्र बताया कि उसमें क्या होता है, इक का, उसका फार्मूला होता है कि इक का यण हो जाता है अच परे रहते, परे मतलब होता है बाद में। तो ये था कि इक जो है उसका क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इक में कौन कौन से वर्ण आ गए, तो इक में हम देख रहे हैं कौन कौन से वर्ण आ जा रहे हैं। ई यहाँ पे है, ठीक है, और क यहाँ पे है, ठीक। तो इनके बीच में कितने वर्ण आ रहे हैं, तो ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ली आ रहा है, री आ रहा है और लिरी आ रहा है। तो ये हो गया ई, ऊ, री और लिरी, ठीक है। ये वर्ण आ गए इक में। अब यण में कौन कौन से आते हैं, तो यण में आप देखिए य यहाँ पे है और ड़ यहाँ पे है, यानी कि य, व, र और ल आता है, ट नहीं आता है क्योंकि ट हलंत है। तो इसमें कौन सा आता है, य, व, र और ल, ठीक है। ये 4 शब्द आते हैं। तो क्या कहा, यण संधि में क्या होता है, कैसे फॉर्मूला उसका होता है, कैसे सूत्र होता है उसका, कि इक का यण हो जाता है, अच परे रहते हैं। अच मतलब अच में क्या आ जाते हैं, हम अच प्रत्यय अभी हम लोगों ने बनाया था, हम मिटा दें, इसके पहले हम लोगों ने बनाया था, अच प्रत्याहार बनाया था हमने। तो अच में क्या आ गए थे, पूरे स्वर वर्ण आ गए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया था, और ये सभी क्या है, स्वर वर्ण है, पूरे स्वर वर्ण है, ठीक है। तो अच परे रहते यानी कि परे बाद में अगर कोई स्वर वर्ण है तो उसका क्या हो जाता है, इक के स्थान पे यण हो जाता है, ठीक है। तो इक मतलब ई, ऊ, री, ली, इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो वह क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। यण मतलब य, व, र, ल हो जाएगा, ठीक है। यानी ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है, री का र बन जाता है, लिरी का ल बन जाता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सूत्र मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझेंगे उस समय आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इक क्या होता है, यण क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि लगभग आप लोगों ने प्रत्याहार को समझ लिया होगा। प्रत्याहार में कुछ नहीं है, बस आपको ये 14 जो सूत्र हैं याद होने चाहिए, प्रत्याहार सूत्र याद होने चाहिए। आपको बस ये 14 सूत्र याद होने चाहिए, और उसके बाद बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें हलंत वाले वर्ण हम कहीं नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एट प्रत्याहार बनाया तो उसमें आप लोगों ने क्या किया, ए, ओ, ए, औ, ह, व, य, व, र लिया आपने, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने कहीं भी हलंत वर्ण नहीं लिया, यानी कि हलंत वर्ण नहीं लेने हैं। अगर हमको अक प्रत्याहार बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, अ, ई, ऊ लेंगे, अड़ा छोड़ देंगे, अड़ा छोड़ देंगे क्योंकि यह हलंत है, ठीक है ना। उसके बाद क छोड़ देंगे क्योंकि यह हलंत है। बाकी जितने वर्ण हैं सभी हम ले लेंगे, अक प्रत्याहार में आ जाएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किस में आ जाएगा, अक प्रत्याहार में आ जाएगा, ठीक है। बस हमको ये हलंत वाले वर्ण छोड़ देने होंगे। तो इस तरह हम प्रत्याहार बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अब प्रत्याहार समझ में आ गया होगा। आप ये फार्मूला लिख लीजिए, ये जो 14 सूत्र हैं आप लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रत्याहार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप संधि वगैरह पढ़ेंगे, अब इसके बाद आप कोई भी संस्कृत ग्रामर का बुक आप जब खोलेंगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने प्रत्याहार को पढ़ लिया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो आप ये लिख लीजिए, महेश्वर सूत्र ये जो है यहाँ पे, इसे आप ध्यान से देखकर लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ प्रत्याहार दे रहे हैं जो कि आपको बनाना होगा, बनाइएगा। मैं आपको एक प्रत्याहार कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप यण प्रत्याहार, यण में कौन कौन से वर्ण आएंगे आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि यण में कौन कौन से वर्ण आएंगे यण प्रत्याहार में, ठीक है। तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप इस पे और भी प्रत्याहार बना लीजिएगा। उसके बाद अब आप अगर संस्कृत ग्रामर के, संस्कृत व्याकरण के बुक खरीद रहे हैं या उसको देख रहे हैं तो आपको लगभग अब सभी बातें उसमें समझ में आएंगी, सभी फॉर्मूले अब आपको समझ में आएंगे। साथ ही हम लोग अब धीरे धीरे संधि पढ़ना शुरू करेंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस प्रत्याहार ही रहने दिया जाता है, आप बना लीजिएगा। कुछ और प्रत्याहार हम दे देते हैं आपको। आगे आप लोग इसका तो आप कमेंट करके बताइएगा, बाकी हम आपको दे देते हैं। आप बनाइएगा अच प्रत्याहार का, कितने कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें। अच प्रत्याहार बनाइएगा अच का, उसके बाद आप बनाइएगा यण का, उसके बाद आप बनाइएगा जस का, उसके बाद आप बनाइएगा चौथा झस का। ठीक है, ये 4 प्रत्याहार आप बना लीजिएगा। इसमें देखिएगा कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, अगर कमेंट कर सकते हैं तो इसका भी कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे सही है या नहीं सही है। ठीक है, और उसके बाद इसका तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए बना के, हम देखें सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर फिर इसमें भी कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपको ये सब चीज़ें सही से बताने के लिए। ठीक है ना, जो भी डाउट होंगे आपको डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन उम्मीद है कि आपको कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। एकदम आसान है प्रत्याहार, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हलंत वर्ण छोड़कर लाइन से हमको लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में संधि चैप्टर के साथ।